हेडिंग डालिए। मैंने कल एक बोला था एक तरीके से बुलेट एक तरफ बोला था और दूसरी तरफ बोला था वेपन, हथियार, है ना। उसको थोड़ा सा कवर अप करते हैं। फिर आज सुस्त मत रहिएगा, सुस्त जो रह रहा है उसको रहने की जरूरत नहीं है। चलिए शुरू करें। अरे जोर से तो बोले, ऐसा ना हो। देखो पढ़ाई में मजा आना चाहिए, ऐसा लगा जो कि पढ़ने आए हैं, सब पढ़ने आए हैं। पढ़ने में मजा आना चाहिए तभी पढ़ने का मजा है, नहीं तो। और मैं बार बार बोलता हूँ, मेरी क्लास जब आपको अच्छी नहीं लगे बिल्कुल भाग जाइए। एकदम इंटरेस्टिंग लगना चाहिए पढ़ाई में, तभी आपको अच्छा लगना चाहिए। क्या फायदा है फिर पढ़ के, मतलब ऐसे कि पढ़ना है, एक होता है कि यार कुछ सीखेंगे, मजे से करेंगे, इस तरीके से। नहीं तो टीचर की तरह वही बार बोलता हूँ कि खड़ूस वाला खड़ूसपन जो टीचर होता है ना, कि उससे लगता है ना कि यार कल इसका क्लास छोड़ ही देता हूँ। समझ में आ रहा है, जो खड़ूस टीचर नहीं होता है। तो जब आप जाते हैं स्कूल में तो क्या होता है, मैथ के टीचर्स का जनरली कुछ होता है शकल उस टाइप का, डेंजरस, एकदम बनाया हो रहेगा पिन पिना टाइप। अब आप जैसे ही जाएंगे ना, सब कोई, खासकर लड़कियां को मैंने देखा है, लड़की लोगों को खासकर बोलते हैं कि मैथ का टीचर आ रहा है, जो थोड़ा सा बदमाश टाइप होते हैं, जो थोड़ा से विलेन टाइप होते हैं। हर क्लास में एक गैंग होता है, और लड़कियों को गैंग भी अलग होते हैं, लड़कों को गैंग भी अलग होते हैं। उस गैंग का कोई दूसरा आदमी टच कर दिया तो सारा गैंग वहां पे हाजिर हो जाएगा। जैसी मैथ का हुआ, छुट्टी बना हुआ है, प्लानिंग बना हुआ है कि मैथ का घंटी बज रहा है, उस समय कहाँ बाहर घूमना है, नल पे, ड्रिंकिंग वाटर पे जाना है, या फिर बाहर फील्ड में घूमना है। कोई ना कोई अपना वो कैंटीन वगैरह अपना व्यवस्था कर लेते हैं। अब हम लोग तो हॉस्टल में थे तो हम लोग जा भी नहीं सकते, क्या कि हॉस्टल में थे, हॉस्टल बगल में था। जैसे कोई बाहर गया, टीचर पूछता था क्लास छोड़ के बाहर। अब क्या प्रॉब्लम है, ड्रेस कॉलर को ज्यादा कोई पहचान नहीं रहा है, वो अपना आराम से घूम क्या। तो सर बोले थे कि कॉपी लेके आइए टॉक शॉप से। तो इसी ढंग से ना टीचर, मैंने देखा है कि खड़ूस टीचर जब हो तो पढ़ाई का पूरा एकदम इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है। और जब टीचर इंटरेस्टिंग होना तो आप कितना भी दूर से भी आते हैं ना तो लगता है मजा आएगा और पढ़ के कुछ सीख के जाएंगे। तो मैं खड़ूस तो नहीं हूं, बाकी याद रखना हमेशा मजा आएगा, तो पढ़ेंगे नहीं, मजे लेंगे। अब एक आज जो पढ़ाने वाला हूं टॉपिक, वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए ध्यान रख लेना। और मैं हर डायलॉग इसलिए मारता हूं क्योंकि हर डायलॉग इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला पॉइंट लिखिए सबसे फर्स्ट, और देखिए जब ये फोन ऑफ हो जाएगा तो मुझे थोड़ा सा हिंट दे दीजिएगा, ठीक है। इसीलिए मैं फोन ऑफ करने से पहले जितना कुछ है बता लूंगा, क्योंकि बैटरी चार्ज है और मैंने आपको ऑलरेडी बताया पूरा चार्ज है नहीं, और मेरे पास जैक पिन भी नहीं है। बहरहाल कल मैंने बताया था जो चीज, उस चीज को आज समझते हैं। पहला मैंने बोला था आर्टिकल 31 लिखे थे। आर्टिकल 31 का मीनिंग है राइट टू प्रॉपर्टी। और राइट टू प्रॉपर्टी का एक ही लॉजिक है, क्या कि सर मेरा जमीन है, अगर मैंने खरीदा है उस पर सिर्फ और सिर्फ हक किसका है, मेरा है। इसको कोई ना तो जबरदस्ती कब्जा कर सकता है ना कोई जबरदस्ती छीन सकता है, ये अपना उसको। अब ध्यान से थोड़ा समझिएगा कि अगर राइट टू प्रॉपर्टी में आपका है तो सरकार बोल रही है कि आपकी जमीन को हम छीन के किसी दूसरे को देना चाहते हैं, तो उस पर्टिकुलर आदमी का, जिस आदमी की जमीन ली गई है सरकार के द्वारा, उसका अपना अधिकार तो छीन गया। तो इसीलिए मैं जब बोलता हूं आर्टिकल 31 तो ये फंडामेंटल राइट्स पहले था। पहले आप लक्ष्मीकांत को लाए हैं, निकालिए जल्दी, क्विक, थोड़ा तेजी में निकालिए। मैं भूल गया था आपको ग्रुप में मैसेज डालना, बट अगर निकाल लाए हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, एक बार निकालिए। लक्ष्मीकांत के बुक में जो आपका टॉपिक है, इसको मैं थोड़ा देर बाद अभी डिस्कस करूंगा। इसमें आपको बहुत थ्योरेटिकल पार्ट दिया हुआ है, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, मौलिक अधिकार में क्या क्या है क्या क्या नहीं है, वो सब ना ऐसा है उसमें दिया हुआ है कि रट के बस काम हो जाए, रेलवे वेलवे वाला टाइप कि लूसेंट रट लिए काम हो गया, उसी टाइप का दिया हुआ है। लेकिन उसके आगे जो चीज दिया हुआ है उसको समझने के लिए थोड़ा सा बेसिक समझना पड़ेगा। तो मैं जब भी बोलूं आर्टिकल 31, इसका मीनिंग है राइट टू प्रॉपर्टी। और राइट टू प्रॉपर्टी पहले एक फंडामेंटल राइट था, बट अब कोई फंडामेंटल राइट्स ऐसा नहीं है। पहले बात क्लियर है। अगर मैं बोलूं कि राइट नाउ आर्टिकल 31 है या नहीं है तो क्या बोलेंगे आप, नहीं है, दैट्स इट। इसलिए मैंने आपको जब ट्रिक बताया था पूरा फंडामेंटल राइट्स का, तो एक शब्द बोला था रिपील्ड, याद है। और रिपील्ड का सिंपल लॉजिक है कि पहले ये था अब नहीं है। तो अब हु क्या रहा तो समझिए। आर्टिकल 31 के हिसाब से एक आदमी जिसका अधिकार है, और दूसरी तरफ मैंने बोला 32 और 226, अगर किसी भी आदमी का मौलिक अधिकार वायलेट होता है तो आर्टिकल 32 उसको पावर देता है कि वो डायरेक्ट कहां जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। और 226 ये पावर देता है कि वो डायरेक्ट कहां जाएगा, हाई कोर्ट। समझ पा रहे हैं। तो लॉजिकली कहने का मीनिंग आपके पास दो हथियार है। इसलिए मैंने बोला कि अगर बंदूक हो, गोली नहीं हो, तब भी कोई फायदा नहीं है,
और गोली हो, बंदूक नहीं है, तब भी कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अगर आपका मौलिक अधिकार तो है, लेकिन मौलिक अधिकार कोई हनन कर लेता है तो आप कहां जाओगे? ये आपके पास अधिकार ही नहीं है, तो फिर क्या फायदा है? इसीलिए आर्टिकल 32, आर्टिकल 226। लेकिन इसके साथ दो चीज और है, ध्यान रखना। मैं अगर इसको अभी हटा दूं तो यहां पे एक लिखना 13 क्लॉज 2, जहां मैंने आपको बुलेट्स और एक तरफ क्या लिखवाया था, वेपन। तो पहला बोला था आर्टिकल 31, इधर लिखना वेपन में 13 क्लॉज 2, इसमें 13 क्लॉज 2 ब्रैकेट में लिखना। और क्लॉज और सब क्लॉज आपको समझा चुका हूं, अरे हाँ ना तो बोलो। तो 13 क्लॉज 2 लिख लीजिए। क्लॉज 2, इसमें पहले पॉइंट लिखिए जो जो बोल रहा हूं। हाँ, वेपन में 13 क्लॉज 2 का मीनिंग सिंपल है, नो लॉ कैन वायलेट फंडामेंटल राइट्स। पहले ये लिखो, मतलब आर्टिकल 13 क्लॉज 2 ये कहता है कि कोई भी कानून फंडामेंटल राइट्स को नहीं वायलेट कर सकता। जोर से बोलो यस और नो। थोड़ा सा रेडी रहो यार, ठंड में एकदम सुस्त हो गए हो सब, एकदम आराम से। दही चूड़ा भी आने वाला है, परेशान मत हो, बट पहले थोड़ा सा अलर्ट रहा करो आप लोग। हाँ, मैं बोल रहा हूं, परेशान मत हो। देखो, सबसे इंटरेस्टिंग मैंने बोला कि आर्टिकल 13 क्लॉज 2 ये कहता है कि नो लॉ कैन वायलेट फंडामेंटल राइट्स। कोई भी कानून किसी भी मौलिक अधिकार को नहीं तोड़ सकता। ये कौन बोलता है? आर्टिकल 13 क्लॉज 2। और ये आर्टिकल 31 के साथ में इसलिए मैंने बोला वेपन में लिखिएगा, क्योंकि जब भी आपका जमीन का अधिकार टूटेगा तो आप ये दलील दे सकते हैं कि आर्टिकल 13 ये कहता है कि जब भी किसी का, जब ऑलरेडी बोला हुआ कि कोई भी कानून फंडामेंटल राइट्स को नहीं तोड़ सकता, तो फिर ये कैसे तोड़ रहा है? मतलब सरकार, हम देश आजाद हुआ, मैंने बोला जमींदार लोग आके बैठ गए, जमींदार लोगों ने जमीन हड़प लिया। सरकार के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह था कि गरीबी इतना ज्यादा है और लोगों के पास जमीन भी नहीं है, और जिनके पास जमीन है वो इतना ज्यादा है और वो देने के लिए लालायित नहीं है। तो जिनके पास जमीन नहीं है उनको मिलना चाहिए, ये सरकार की जिम्मेदारी है। तो सरकार ने क्या किया? सरकार ने सिंपल उन सारे बड़े बड़े जमींदारों की जमीन ले ली। तो जमीन ले ली मतलब उनका हनन कौन सा हुआ? आर्टिकल 31। क्योंकि आर्टिकल, क्या सुन रहे हो? तो जोर से बोलो यस और नो। आर्टिकल 31 क्या कहता है कि भाई हमारा जमीन है, हमारा अधिकार है, इस पे कोई और हमसे ले नहीं सकता। लेकिन सरकार बोल रही है कि हम आपका जमीन इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि उन गरीबों को दिया जाए वो जमीन जिनके पास नहीं है। और ये लोग बोल रहे हैं कि जब आर्टिकल 13 क्लॉज 2 ये कहता है कि कोई भी कानून किसी भी फंडामेंटल राइट्स को तोड़ ही नहीं सकता, तो फिर आप हमारे फंडामेंटल राइट्स को क्यों तोड़ रहे हैं? अपने जगह पे ये गलत है कि सही है? अपने जगह पे वो भी सही है। अच्छा, सरकार अगर जमीन लेकर गरीबों को देना चाहती है तो अपने जगह पे वो भी तो गलत नहीं है? यस और नो? बिल्कुल गलत नहीं है कहीं से। तो सर, इसलिए कहने का लॉजिक ये है कि सरकार भी सही है, यहां पे कानूनी दांवपेच शुरू होता है। इसी प्रोसेस में चलते चलते दो कांड हुए। तो पहला केस लिखिएगा 1951, 1951। अब ये वेपन और वाला टेबल छोड़ दीजिए, दूसरा पॉइंट उसके आगे से लिखना शुरू करिएगा। 1951। और देखिएगा, मैं पहले शॉर्ट फॉर्म बता देता हूं आपको। जहां जहां मैं लिखूंगा सीए, तो सीए का मीनिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है। सीए का मीनिंग है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि संवैधानिक संशोधन। इसीलिए मैं बार बार बोलूंगा 22nd सीए, 23rd सीए, 42nd सीए। तो वहां से प्लीज मेरे से मत पूछ लीजिएगा कि सीए क्या है, तो समझ लीजिएगा जैसे ही आपने पूछने का सोचा, समझ लीजिए मैंने थप्पड़ मार दिया आपको। अब यहां सीए का मीनिंग क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और अमेंडमेंट का मीनिंग क्या होता है? संशोधन। और मैंने आपको बोला था कि संविधान जिस समय लागू हुआ, कोई बताएगा कब लागू हुआ? ऑलरेडी बता चुका हूं, 26 जनवरी 1950। डेट नजदीक आ रहा है। अब जब ये डेट नजदीक आ रहा है 26 जनवरी 1950, तो सारा प्रियम्बल का स्कोप आ जाएगा। और रिवीजन करने का, आईएएस बनने का एक ही तरीका है, जो चीज जिस समय जो घटित हो उस समय जाकर अपना पूरा सिलेबस उठाकर रिवाइज कर लो। इससे बेहतरीन और कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे ही आया इन्वायरमेंट डे पे गए और पीछे का इन्वायरमेंट इकोलॉजी सब्जेक्ट जो पढ़ाया उसको खींच लिए। एथिक्स पढ़ाया हूं तो एथिक्स पढ़ाया, तो एथिक्स में एथिक्स डे कुछ भी आया, जाकर एथिक्स रिवाइज कर लो। आईएएस एक ऐसा एग्जाम है जो दुनिया का, मैंने बार बोला नहीं कि हर किसी को एक बार तैयारी करना ही चाहिए, चाहे वो बनना चाहे या ना बनना चाहे। क्योंकि जो इंसान आपको बना देगा ना, वो कोई और एग्जाम नहीं बना सकता है आपको, यही इसका खासियत है। अब इंटरेस्टिंग, मैं बोला संवैधानिक संशोधन, तो 1951 में ऐसे लिखोगे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसका मीनिंग क्या हुआ?
पहला संवैधानिक संशोधन, लिख लिए। और संवैधानिक संशोधन का मोटा मोटा मीनिंग क्या है? एक ही मीनिंग है कि सर अगर मान के चलिए आप कि संविधान में लिखा हुआ था कि ये फलना डिंगाना कुछ भी, अब आप 1951 में चेंज कर रहे हो। लागू कब हुआ? देखो 1950 में, और चेंज कब हो गया? 1951। और यही क्वेश्चन बार बार पूछता है कि पहला संवैधानिक संशोधन कैसे हुआ, कब हुआ? तो पहला संवैधानिक संशोधन कब किया जा रहा है? 1951। और इस संशोधन में करते ही क्या बोला गया कि सर जो चीज संविधान में, संशोधन का मीनिंग क्या है कि आपको बोला गया पहले आप कुर्ता पजामा धोती पहनते थे, अब संशोधन अगर आप जींस पहनना शुरू कर दिए तो क्या होगा? नॉर्मली सेम चीज है कि ऐसा थोड़ी ना आपने बोला कि कुर्ता पजामा जो पहने उसको फांसी दे देंगे, नहीं। आपने बस उसमें क्या किया? चेंज किया, क्योंकि समाज बदल रहा था तो आपने बोला चलो ये भी ट्राई कर लेते। फोन आया, पहले कीपैड चलता था, आजकल बिना टच पैड का काम ही नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? अगर पापा बोलेंगे बेटा तुमको गिफ्ट देंगे कीपैड का, कीपैड वाला फोन, आप पहले ही बोल देते मत दियो। आप समझे मेरी बात? आप पहले सीधा सीधा पहले ही अप्रोच रहता है, मत दिया, कलम दे दिया, हमरा वो चाहिए, लेकिन वो तो डब्बा हम नहीं लेंगे। तो लॉजिकली कहने का मीनिंग क्या है कि समाज में जिस तरीके से संशोधन होता है वैसे ही संविधान में भी संशोधन होगा। और संविधान में संशोधन हो रहा है क्यों? क्योंकि सरकार ये चाहती है कि जो जमीन, याद रखिएगा आज जो बता रहा हूं ये दोबारा मैं बताऊंगा नहीं, इसके पीछे बहुत बड़े कारण है, क्योंकि इसमें एफर्ट बहुत लगता है। और आज एक बार आप समझ गए तो जीवन में आपको पॉलिटी में, मेंस और इंटरव्यू में कोई दिक्कत ही नहीं होने वाला है, क्योंकि सारा कानूनी दांव पेच यहां समझ जाएंगे आप, वकील से लेकर हर चीज के बारे में यहां समझ जाएंगे, इसलिए ध्यान दे लीजिएगा। तो पहला संवैधानिक संशोधन हुआ, उसमें दो तीन चीज बातें बोलेगी, तो एक नाम लिखिए 1951 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और यहां लिखिएगा शंकरी प्रसाद वर्सेस, जैसे मैच होता है ना इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो शंकरी प्रसाद ये नाम है, क्या है कैसे है मैं बताऊंगा, और वर्सेस में VS करके लिख लीजिएगा। शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया यू, और यूनियन ऑफ इंडिया में शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा UOI। और मैंने आपको बोला था कि भारत को हम लोग यूनियन बोलते हैं, ज्यादातर फेडरेशन नहीं बोलते हैं। यूनियन क्यों बोलते हैं? क्योंकि भारत में नागरिकता सिर्फ एक है, और यूनियन कहने का मीनिंग है कि हम इकट्ठा, हर राज्य का एक ही पहचान है, पहले भारतीय फिर बाद में बिहारी। अरे समझ में आ रहा है? चाहे जो भी उड़िया या व्हाटएवर। तो लॉजिक कहने का मीनिंग है, इस शंकरी प्रसाद जो है ये कोई और नहीं बल्कि ये जमींदार थे। अब देखिए इनका लगभग 200-300 एकड़ जमीन ले लेगा, 200-300 एकड़। आदमी का पैरों तले जमीन खिसकेगा सर, किसी का 200-300 एकड़ रातों रात अगर हिल जाए तो हिलेगा नहीं, वो हिल ही जाएगा, वो पूरा हिल, क्या मतलब हिल के नाचने लगेगा वो। हार्ट अटैक नहीं हुआ, बस यही समझ लीजिए। फिर से बोल रहा हूं, जो लोग टाइम पे हैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं, ध्यान से समझना। मैंने बोला कि सर हम लोग पहला पढ़ रहे हैं, ध्यान से समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं, लोड मत लेना। आर्टिकल 31 मैंने बोला, आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार है। दूसरा मैंने बोला 13 क्लॉज 2 ये कहता है कि कोई भी कानून किसी भी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकता, किसी भी कानून में इतना दम नहीं है कि मौलिक अधिकार को तोड़ दे। ये आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में लिखा हुआ है। मैंने बोला पहला संवैधानिक संशोधन हुआ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951, और शंकरी प्रसाद एक जमींदार थे जिनका 200 से 300 एकड़ जमीन लगभग सरकार ने ले लिया। और सरकार ने जैसे लिया, शंकरी प्रसाद ने हमेशा इस चीज को समझा कि भाई ये हुआ क्या, तो सीधा सा बात है, शंकरी प्रसाद पहुंचेंगे कहां? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, और उनके पास एक ही चीज है पैमाना। इन्होंने एक वकील को हायर किया, और वो वकील सीधा बोल रहा है कि जब 13 क्लॉज 2 में लिखा हुआ है कि कोई भी कानून फंडामेंटल राइट्स को तोड़ नहीं सकता, तो फिर शंकरी प्रसाद के फंडामेंटल राइट्स को क्यों तोड़ा गया? कुछ यहां तक क्लियर हो गया? देखो जहां जहां वर्सेस लिखा रहेगा याद रखिएगा, जब भी कोई भी केस होता है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, हमेशा वो गवर्नमेंट से लड़ा जाता है। याद रखिएगा, पर्सनल नहीं लड़ाई होता है। जैसे अगर आपका मौलिक अधिकार हनन हुआ है तो आप उस राज्य के सरकार से चाहे केंद्र सरकार से लड़ेंगे। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो शंकरी प्रसाद की जमीन केंद्र ने ली है, तो इन्होंने केस किसके खिलाफ किया? केंद्र के खिलाफ। तो सरकार लड़ेगी, तो सरकार का वकील एक तरफ से होगा और दूसरी तरफ से शंकरी प्रसाद के वकील होंगे। बुझा रहा है? अब शंकरी प्रसाद ने अपना एक वकील हायर किया, खुद जमींदार थे, और बोले तनी मजा चिखाओ। गाँव में बोलते मजा चिखाओ, तो सरकार बहुत तेज बन रहा है। तो सरकार है, सरकार को मजाक थोड़ी समझे आप। लेकिन जैसी दलील हुआ तो दलील में सीधा इन्होंने बोला, अच्छा एक और बात रुक जाना ध्यान से, जैसे ही इन्होंने FIR किया केस, सरकार ने उसी समय एक नया नियम लगा दिया। देखो क्या
कह रही है क्या, जितने भी जमीन से रिलेटेड छोटे छोटे कानून हैं उन सारे कानून को उठाओ, बोरिया में रखो और बोरिया में रखकर शेड्यूल 9 में डाल दो। कौन सा शेड्यूल में? अब बताओ तो शेड्यूल 9 क्या है? लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार। और भूमि सुधार से कानून का सारा कहां डाल दिया? शेड्यूल 9 में। अब आप सोचो, अगर मैं पहले ही शेड्यूल्स नहीं बताता तो आप बोलते जी 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 शेड्यूल 9 रट लेते आप, यही होता है, दूसरा क्या होता है? तो शेड्यूल 9 क्या है? लैंड रिफॉर्म्स, यानी कि जमीन में किसका है, कैसे, उसमें सुधार करने के लिए संशोधन करके, और बोला गया जो जो छोटा मोटा कानून है सबको उठा के डाल दो किसमें? शेड्यूल 9 में। कि जितना सारा जो नया नया जो इतने सारे दांव पेच है कोई लड़े ही ना। और देखो क्या बोला, यहीं तक नहीं रुका, शेड्यूल 9 में सरकार ने सारे नियम कानून को डाल दिया और बोला क्या जानते हो? बोल रहा है क्या, किसी के पास भी पावर नहीं है कि इस कानून को चैलेंज करेगा कोर्ट में। मतलब उसने नियम ही बना दिया कि जितने छोटे मोटे नियम है कि ये जमींदार का फलना, ये चिल्ला, सब उठाया। क्या सुन रहे हैं आप लोग? और उठाकर बोला कि सारे छोटे छोटे कानून को एक बोरिया में रखो, और वो बोरिया क्या है? शेड्यूल 9। और बोल दिया गया उस बोरिया के बाहर स्टिकर लगा के नॉट अलाउड। नॉट अलाउड से मीनिंग क्या था? कि नो लॉ कैन चैलेंज दिस शेड्यूल 9 इन एनी कोर्ट। तो वकील साहब बोल रहे हैं शंकर प्रसाद के, औकात दिखाता है, औकात दिखाता है। कह रहे कि आपने कैसे ये छीन लिया हमारा हक न्याय में जाने के लिए, या न्याय सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाने के लिए सरकार के पास इतना कैसे पावर हो सकता है कि वो बोल दे कि कोई भी कानून चैलेंज नहीं हो सकता? आप बात समझ रहे मेरी? और बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि भाई आपने एक आदमी का अधिकार ही छीन लिया कि वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, यानी कि ये लॉ चैलेंज ही नहीं हो सकता। तो कह रहा है क्या, ये ना चैलेंज नहीं होगा, वकील कह रहा है हम पूरा बोरे को चैलेंज कर देंगे। पूरा बोरा का चैलेंज मतलब क्या कि आपने ये बनाया कैसे? आप मेरी बात समझ रहे हो भाई? आपको बोला गया कि आप कोर्ट नहीं जा सकते, बोला ठीक है इस लॉ को लेकर आप कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन कह रहा है कि जब हमको पूरा बॉक्स के अंदर वाले में प्रॉब्लम ही नहीं, हमको पूरा बॉक्स से प्रॉब्लम है, तो क्या बोल रहा है, आपने जो ये बोरा बना के सबको अंदर डाला है, ये बोरा किस आधार पर बनाया है आप वो बताइए। ठीक है हम चैलेंज नहीं कर रहे लॉ को। अब गवर्नमेंट तो फंसी है, एक बात उसका भी सही था, और मजाक थोड़ी सा, जमींदार है तो पैसा ही है, बेच बेच के। याद है ना आपको बताया था, राम जी की मर्जी बना दिलन दर्जी, काट के सियो बेच के पियो। अब ये जो तरीका है शंकरी प्रसाद लोग क्या है, बेच के आराम से अपना, मैं भाई इसके पास इतना जमीन है, वकील हायर करने के लिए क्या टेंशन है उसको। और अधिकतर आप अपने गांव में सुनेंगे एक ना एक आदमी तो ऐसा जरूर होगा जो बोलेगा हमारे खानदान पहले जमींदार रहे, घोड़ा हाथी चलता था, ये चलता। आपको एक पीस जरूर मिलेगा। बात में ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, जरूर बोलेगा अरे तुम हम फलना राम खिलावन सिंह के खानदान के हैं और हम ये तो कहने का मीनिंग है होगा। बट आज हालत क्या है, जीर्ण शीर्ण है। और आज हालत जीर्ण शीर्ण इसलिए है क्योंकि आपने कहीं ना कहीं नियत आपकी गलत थी। आपने दूसरों का लूटा, अपने में समेटा, और जब भी आप दूसरे किसी का लूट के अपने में समेटिएगा आपका कभी भी पूरा सही रहेगा ही नहीं। सीधा सा लॉजिक है। अब यहाँ पे शंकर प्रसाद के वकील ने नया ड्रामा खेला और सीधा बोला कि वी विल चैलेंज द बॉक्स, कि आपने ये बॉक्स बनाया किस आधार पे? क्योंकि सर पहला आधार आपका गलत यही हो गया, क्योंकि यहाँ बोल दिया गया था कि फंडामेंटल राइट्स को आप तोड़ ही नहीं सकते, कोई कानून दुनिया में ऐसा नहीं बना है। और दूसरा जब आपने बोल दिया कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आप जा ही नहीं सकते, तो फिर ये 32 और 226 किस काम का है? पॉइंट तो है ना सर। और सिंपल बोला कि जब आप यही बोल रहे हैं कि हम कोर्ट में चैलेंज ही नहीं कर सकते किसी कानून को, तो ये 32 और 226 जो संविधान ने हमें हक दिया है, ये क्या जाल बजाने के लिए दिया है? तो गवर्नमेंट पूरी तरीके से फंसती हुई दिख रही थी, इसमें कोई लॉजिक नहीं था। लेकिन देखो आप मुझे बताओ कॉमन सेंस से, सरकार का जो नियत है यहाँ पे साफ है कि गलत है? साफ है, क्योंकि सरकार उन गरीबों को में देना चाहती है जिसके पास कुछ भी नहीं। और ये अपने जगह पे ये भी सही है, लेकिन एक इंसान के नाते, और चूंकि भारत एक सोशलिस्ट देश है, उस हिसाब से आपको तो अभी तो हालत लगभग बहुत ठीक है। उस समय की हालत क्या है, जिस समय लोग फेमाइन से, भूखमरी से 35 लाख और 30 लाख लोग पूरा मर गए, गांव का गांव साफ हो गया भूखमरी से। तो उस समय आपका हक नहीं बनता कि आपके पास जितना है उसमें से कम शेयर कर लें? अच्छा, बहुत जमींदारों ने किया, उसमें से ऐसे जमींदार के नाम आपको दिखाएंगे जो ऑन रिकॉर्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र है उनका, जिन जमींदार ने अपनी पूरी जमीन, पूरी चीज लगभग दे दी, सिर्फ अपने लिए, सिर्फ लगभग उतना ही रखा जितना से उनका भरण पोषण हो सके।
तो कुछ वैसे भी जमींदार तो थे। तो लॉजिकली जब इन्होंने चैलेंज किया तो गवर्नमेंट को ये बात पता था कि चैलेंज ये सही आधार पे कर रही है, लेकिन आप और हम ये बात जानते हैं कि जो गवर्नमेंट चाहती है होता तो ज्यादा ठीक रहता। तो फिर उस कानून का क्या फायदा, उस पावर का क्या फायदा जिससे कि अगर हम किसी की मदद ही न कर पाए और कानूनी दांव पेच में फंस के रह जाएं। इसीलिए जब आप आईएएस बनेंगे ना तो आपके पास सबसे बड़ा चैलेंज ये रहेगा कि आप आदमी को देख के पता लग जाएंगे कि ये आदमी सही है, इसको जबरदस्ती इसमें फंसाया जा रहा है, आपको पता है, लेकिन कानून आपको बांध रहा है क्योंकि एविडेंस नहीं है ना आपके पास। और मूवी में आप क्या देखिएगा, यही होता रहता है, हीरो पिसा रहा है और जज क्या बोल रहा है, प्रूफ कहां है, बिकॉज आप भी तो कानून के तहत बंधे हुए। तो सर गवर्नमेंट ने दावपेच खेला, उसी दावपेच को समझना है। अब जैसे ही बोला इसने कि हम बॉक्स को चैलेंज कर रहे हैं और अगर हम नहीं जा सकते कानून में तो ये तो एक तानाशाह हो गया, डेमोक्रेसी नहीं है। तो देखो तो सरकार क्या दलील दे रही है, सरकार दलील दे रही है, देखिए 13 क्लॉज 2 ये कहता है कि फंडामेंटल राइट आपका वायलेट नहीं करेगा, मान लिया, लेकिन ये बोला जा रहा है कि सरकार के पास 368 भी तो है और 368 में सरकार के पास यह हक है कि वो किसी भी चीज में कानून संशोधन कर सकती है। अरे बुझा रहा है, गवर्नमेंट को संविधान यह पावर दे रहा है कि आर्टिकल 368 के तहत सरकार जिस चीज में चाहे संशोधन कर सकती है। और जब सरकार के पास यह पावर है कि 368 में संशोधन कर सकती है तो फिर आर्टिकल 31 हो चाहे ये हो चाहे ये हो, काहे नहीं संशोधन कर सकते, बिल्कुल कर सकती है। अरे बुझा रहा है कुछ, यानी कि संविधान ने सरकार को भी 368 के तहत पावर दिया हुआ है कि गवर्नमेंट कैन चेंज एनीथिंग। लेकिन एनीथिंग का मीनिंग एनीथिंग तो होता नहीं है, बट फिर भी सरकार संविधान को चेंज तो नहीं कर सकती है, लेकिन कुछ पावर तो है। तो सरकार ने बोला हमारे पास ये पावर है कि हम संशोधन कर सकते हैं। और जब आर्टिकल 13 क्लॉज 2 वो भी एक कानून है और आर्टिकल 31 वो भी एक कानून है, तो हम संशोधन करेंगे। तो ये बोल रहा है फिर इसका वकील कि संशोधन करिएगा वो तो ठीक है, लेकिन हमारा अधिकार का क्या, जो 31 है वो कहां गया, वो प्राइवेसी का। तो कह रहा है, सुनिएगा ध्यान से, हम जो संशोधन किए हैं, सरकार को देखिए घुमाएगा कितना, ये कानूनी दांव पेच में आप जितना जाइएगा उतना सरकार घुमाएगा आपको। सरकार से लड़िएगा, सरकार जो चाहती है वो करिए लेगा, आप कितना भी चिल्लाते रहिए। कह रहा है सरकार कि हम जो ये कह रहे हैं और हमने जो संशोधन किया है आर्टिकल 368 के तहत, जिसमें हमने शेड्यूल 9 भी बनाया है, उसके तहत हमने ये बोला 368 में कि सर सुनना ध्यान से, कि आप जो भी कानून हमने बनाया है वो कानून लागू ही नहीं होता है आपको चैलेंज करने के लिए। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से समझना। मतलब हमने संशोधन कर दिया और हमने जो संशोधन किया उस संशोधन में हमने पहले ही डाल दिया है कि जो भी कानून बनाया जाएगा या जो भी कानून बनेगा उस कानून पे कोई भी आदमी चैलेंज नहीं कर सकता है, हमने ऑलरेडी ये लिख दिया है। तो बोला कि बहुत बढ़िया, इसका मीनिंग ये है कि हम ये चाहते हैं कि आज से ना 31 लागू है ना 13 क्लॉज 2 लागू है। मतलब आपका जो अधिकार 31 था वो भी खत्म और 13 क्लॉज 2 में जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 13 क्लॉज 2 में, एक ही पॉइंट कि नो लॉ कैन वायलेट फंडामेंटल राइट्स, यानी कि ये 13 क्लॉज 2 भी खत्म और आर्टिकल 31 भी खत्म। तो जब आर्टिकल 31 ही खत्म हो गया, आपका अधिकारी अब नहीं है, तो फिर आप किस बेसिस पे चैलेंज करिएगा। सरकार जीत गई। सरकार इसलिए जीत गई क्योंकि सरकार ने घुमा फिरा के काम क्या कर दिया, मामला फंसा दिया। और फिर एक और स्टेटमेंट दिया जो सबसे ज्यादा काम क्या, वो सुन लीजिए। बोला क्या कि हम जो भी संशोधन किए हैं वो संशोधन कोई कानून है ही नहीं, और जब संशोधन कोई कानून ही नहीं है तो आप चैलेंज किस बेसिस पे कर रहे हैं। तो ये वकील कह रहा है, माथे पे सी लिखा है, एक ही पॉइंट पूछा कि अगर संशोधन में कोई कानून नहीं है, तो पूछा ऐसे प्यार से कि जब संशोधन कोई कानून नहीं है तो क्या ये एक संशोधन, फिर से बोलना, क्या ये संशोधन लागू होगा? बोला हाँ लागू होगा। क्या ये संशोधन सबको मानना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। तो जब ये सबको मानना पड़ेगा तो फिर ये कानून कैसे नहीं हुआ भाई? जब सबको मानना ही पड़ेगा तो कानून कैसे नहीं हुआ भाई? कानून वही चीज होता है ना कि ये लॉ क्या है, सबके लिए क्या है, बराबर। अगर हमने बोल दिया कि आप वोट देने जा रहे हैं तो सबको लेके आना वोटर आई कार्ड, तो क्या किसी एक ऐसे इंसान को बोला जाएगा क्या कि बिना वोट कार्ड का दे दो, उसको भी चाहिए? अरे हाँ है ना। तो सिंपल क्या बोला गया, इन्होंने बोल दिया कि हम जो चेंज किए हैं वो कोई कानून नहीं है। तो सर इन्होंने प्यार से पूछा कि एक बात बताइए
जो आपने चेंज किया, आप बोल रहे हैं कानून नहीं है, तो क्या जो चेंज किया है आपने वो सब पे लागू है? बोला हाँ है। फिर दूसरा पॉइंट बोला क्या ये सबको फॉलो करना पड़ेगा? हाँ। तो बोला फिर लॉ का डेफिनेशन क्या होता है? जाके लॉ पढ़ गई है। बट सरकार सरकार है। ये बात बाद में डिस्कशन हुआ, पहले नहीं, उस समय वकील को पता नहीं चला। और ये डिस्कशन जैसे हुआ शंकरी प्रसाद, जब शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जैसे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, कौन जीता इसमें? यूनियन ऑफ इंडिया। सरकार जीत गई। सरकार जीती कि सरकार को जिताया गया? कॉमन सेंस की बात है। लेकिन फिर भी हम और आप खुश हैं, क्यों? क्योंकि उसका नियत क्या है? साफ है। बट अगर लीगलिटी के हिसाब से चलें तो गलत हुआ। कुछ बुझा रहा है? बट हमें वो नहीं समझना है। इंटरव्यू में मत बोल दीजिएगा गलत हुआ। आप समझ रहे हैं? मैंने बार बार बोला आपको, जब तक आप आईएएस नहीं बन जाते हैं तब तक आपके लिए एक ही कर्मो परमो धर्म, क्या? लॉ। जो लॉ में बोला क्या वही भूलिएगा। बाकी आपको जितना सारा मतलब विरोध करना है ना, जाइए लाल किले पे जाइए, आराम से झंडा तोलन करिए, विरोध करिए, जितना करना करिए। पहले आईएएस बन जाओ भाई, क्लियर कट। आईएएस बनने के लिए बोल रहा है कि ये चीज लॉ है तो लॉ रखो, बस बात खत्म। आईएएस नहीं बनना है, हजार ऑप्शन आपके पास, जाइए ना, कुरकुरे खाइए, मस्त रहिए, विरोध करिए, तलवार भांजिए, कुछ भी करिए। लेकिन आईएएस बनना है तो एक ही बात दिमाग में बांध के चलिएगा, कानून ही सबसे बड़ा है, उससे बड़ा और कुछ भी नहीं है। बहरहाल आगे, तो पहला इसमें जीता कौन? भारत सरकार। अब भारत सरकार पूरा एकदम उत्साहित है, गजब। उस समय जवाहरलाल नेहरू कोने में पड़े हुए कहीं। अब लॉजिक कहने का भी नहीं, क्या वो अलग टसन में। इस बीच में जितना भी अधिकार प्रॉपर्टीज का था सब पे संशोधन कर दिया गया। 1951 से लेकर जितने सारे प्रॉपर्टी पे अधिकार थे वो सारा अधिकार एक तरीके से गवर्नमेंट ने अपने हित में ले लिया। और कोई कुछ बोलने वाला भी इसलिए नहीं था क्योंकि पहले ही हार हो चुका था किसका? शंकरी प्रसाद का। और शंकरी प्रसाद, सोचो सरकार से लड़ना इतना आसान बात है क्या? और सरकार से वही लड़ेगा जिसमें सर दमखम हो, पैसा हो, पावर हो। तो शंकरी प्रसाद जब हार गए तो और लोग तुच्चे उच्चे क्यों जाएंगे? तो और नहीं जाएंगे। और हर बार फिर जब जब जाएंगे तब एक ही हवाला दिया जाएगा, क्या? कि ऑलरेडी सरकार ने बोला है कि जो संशोधन बनाया गया वो कोई कानूनी नहीं है, और जब कानूनी है तो फिर चैलेंज कैसा? लेकिन सर हर डैश का दिन आता है, दिन तो आएगा, सही तो सही होता है, घूम फिर के पहुंचेगा। तो दूसरा केस फाइल हुआ फिर, और दूसरा केस जो फाइल होगा वो इतिहास का सबसे खतरनाक केस हो जाएगा उसके बाद। लेकिन फिर भी सरकार जीतेगी, लेकिन वो एक ऐसा है जो हिंट दे दिया था कि सरकार बदलने वाला है। और दूसरा केस कोई और नहीं, वो है सज्जन सिंह। तो आप पहले लिखिए, पहले फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में लिख लिए 1900 को। मैं एक रिदम में पढ़ा रहा हूं क्योंकि रिदम में नहीं बताऊंगा ना तो सब बेकार हो जाएगा। तो चलो पहला लिखो। पहला में जीत गए हैं, जिता दिए हम लोग, जिताने में कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। अब उसके बाद जो 31 है, पहले वाले में मैं लिखवा देता हूं, उसमें दो चीज संशोधन किया गया, 31A 31B। और संशोधन में हमेशा मैंने बोला है कैपिटल लेटर में लिखोगे कि स्मॉल लेटर में? कैपिटल लेटर में। तो सरकार ने जो संशोधन किया पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 में, उसमें उन्होंने सब बात बोल दिया। उस बात को बोलने के अलावा उसने 31A और 31B भी किया। जैसे मैंने बोला 31A हटा दिया, 31B भी हटा दिया, लेकिन ये हटाने प्रोसेस तो कभी आगे जाएगा, लंबा चौड़ा लड़ाई चलेगा तब हटेगा। अब 31A में सरकार ने क्या बोला? ओ लिखो, और 31B में क्या बोला? ओ लिख लो ताकि आसान हो जाए। लिखो पहले खटाखट 31A में लिखो, लिखिए 31A में, नो फंडामेंटल राइट्स, नो फंडामेंटल राइट्स इज वायलेटिंग, वायलेटिंग स्पेलिंग लिख लीजिएगा, VIOLATING। नो फंडामेंटल राइट्स इज वायोलेटिंग when we acquire land। सरकार ने क्या बोला? 31A when we acquire, ACQIRE, समझना ध्यान से, हिंदी में बोल दे रहा हूं, बिल्कुल दिक्कत नहीं लेना। मैंने बोला 31A का मीनिंग है, सरकार ने क्या बोला? 31A में संशोधन किया, और संशोधन करके क्या बोला कि किसी का भी फंडामेंटल राइट्स नहीं वायलेट होगा अगर हम उसका जमीन लेते हैं तो। मेरी बात समझ रहे हैं? सरकार ने 31 में साफ तौर पे लिख दिया कि बेटा देखो, अगर हम आपका जमीन ले रहे हैं तो आपका फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता नहीं है। बोला जी बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया क्या चाहिए? और 31B में तो और मजा ही, सोने पे अभागा नहीं, सोने पे सुहागा। लिखिए 31B। तो 31B में लिखिए शेड्यूल 9 को लाया गया। शेड्यूल 9 इज इंट्रोड्यूस्ड, शेड्यूल 9 इज इंट्रोड्यूस्ड। और एक एक चीज ध्यान से लिखना, ऐसे नहीं कि मजे मजे में बस हो गया।
अपने लैंग्वेज में लिखोगे ना तो आपको रिवाइज करना बहुत आसान होगा, नहीं तो किताब में तो सब कुछ लिखा हुआ ही रहता है, समझ में कभी नहीं आएगा। शेड्यूल 9 इज इंट्रोड्यूस्ड, और शेड्यूल 9 में इंट्रोड्यूस करके ऐसा लिख लेना, शेड्यूल 9 को लाया गया और उसमें जितने भी छोटे मोटे कानून थे उन सभी को एक बोरा में डाल के शेड्यूल 9 में डाल दिया गया। ऐसा ही लिख लेना, बोरी में डाल के। बोरी का इंग्लिश आपको पता ही होगा, किसको पता है बोरा का इंग्लिश? हाँ बोलो, सैक, SSC के। तो आप अपने लैंग्वेज में डालना ताकि जब दोबारा पढ़ो ना आपको नोट्स पढ़ते हुए हंसी आएगा और आपको पूरा याद हो जाएगा। मैं इसलिए आमतौर पे ऐसे ऐसे लैंग्वेज का इस्तेमाल करता हूं ताकि आप बाहर भी किसी से डिस्कशन करो ना तो बातें याद आ जाए और आपका रिवीजन हो जाए। नहीं तो सर इतना हार्ड लैंग्वेज इस्तेमाल करो ना कि बस हो गया, उसके बाद सामने वाला कहे जय हो। लिख लिए 31A 31B। हो गया जी, आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? बढ़े ठीक है। अब जैसे ही 31A में बोला गया कि कोई भी आदमी फंडामेंटल राइट्स उसका कोई भी वायलेट नहीं होता है अगर उसका जमीन लिया जाए तो। अब जब यही बात बोल दिया गया कि आपसे जमीन ले रहे हैं तो आपका कोई मौलिक अधिकार टूट नहीं रहा है, तो फिर क्या लगा चैलेंज। और 31B में बोलेगा और जितने सारे छोटे छोटे कानून है सबको शेड्यूल 9 बना के डाल दिएगा कि यही रहा, और इसलिए शेड्यूल 9 को क्या बोलते हैं? लैंड रिफॉर्म्स। तो सर ये जो जब दो चीज हो गया, सरकार जीत गई, सरकार खुश है। अब सरकार खुश है तो सरकार अपनी मनमानी करनी चाहेगी, तो सरकार ने 3-4 और चीज की। 31A 31B के बाद सरकार ने कुछ और जो किया उस पॉइंट को लिख लो। सबसे पहला दो, अरे कहाँ थे दोनों मैंने बोला, दोनों जब बोल दिया एक बार तो समझ लेना। 31A अलग है, 31B अलग है। 31 नहीं सुप्रीम कोर्ट वाला भी लिखिएगा मत उसको, ठीक है? अभी आप लिख सकते हैं उसको, लिखिए, अगर लिख दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखे हैं तभी कोई दिक्कत नहीं है। आप बस इतना लिख दीजिएगा कि 31B में सारे कानून को क्या कर दिया गया? डाल दिया गया। और डालने के बाद ये बात उन लोगों ने बोल भी दिया कि इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। अगर आप ये नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा, लिख लेंगे तो अच्छी बात है कि मतलब 31B में सारे छोटे मोटे कानून जमीन से रिलेटेड डाल दिया गया शेड्यूल 9 में, और ये बोल दिया गया कि आप इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। बात खत्म, कोर्ट में चैलेंज नहीं कर पाएंगे। आगे तो 1951 में किसकी बन गई, मतलब विजेता कौन हुआ? भारत की, सॉरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आपका ये। और याद रखिएगा हर जगह ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जगह पे यूनियन ऑफ इंडिया यूज करिएगा हर जगह, ठीक है ना? उसका फायदा मैं आपको बताऊंगा, मेंस में मिलेगा आपको। बहरहाल अब सरकार नशे में है पूरा, तो सरकार कुछ और चेंज करेगी। अब लिखिए 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 17वां संशोधन हुआ फिर से। 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1964 1964, और 1964 ही ऐसा वक्त है जहां पे जवाहरलाल नेहरू का डेथ होगा, और कहानी में ट्विस्ट आने वाला है यहां से। अब 1951 में पहला संशोधन हुआ ना, और उसके बाद देखो, अच्छा एक बात बताओ मुझे, क्या ये जरूरी है कि हर साल संशोधन कंपलसरी है कि होगा ही होगा? ऐसा तो कंपलसरी नहीं। और ये भी जरूरी नहीं है कि एक साल में एक ही संशोधन होगा, बहुत सारा संशोधन हो सकता है। जैसे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 में हुआ, तो सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 में हो ही सकता है, थर्ड भी हो सकता है। क्या दिक्कत है इसमें? जब जब सरकार को लगेगा सरकार कर लेगी। और सरकार को पावर कहां से आता है? आर्टिकल 368 से। 368 पावर देती है सरकार को कि आप अपने हिसाब से संविधान में संशोधन कर सकते हैं। अब इंटरेस्टिंग घटना क्या घटा, जैसे ही 17वां संशोधन 1964 में हुआ, 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1964, इसमें दो बातें कही गई क्या? देखो बट तुमसे जमीन लिया जाएगा, तुम्हारा फंडामेंटल राइट्स वायलेट नहीं होगा, ठीक है, लेकिन तुमको बहुत बढ़िया प्राइस दिया जाएगा। इसको बोलते हैं लालच। अधिकतर आदमी आजकल देखो तो चाहता है कि हमारी एक बार जमीन में रोड में पड़ जाए, चाहे रेलवे वालों को पड़ जाए। आप कुछ लोग को देखिएगा, इसमें कोई गलत भी नहीं है भाई, उसको अगर सही मिल जा रहा है तो उससे हमको और आपको तकलीफ क्यों होना चाहिए? जैसे मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, मतलब मैं नहीं बेचा हूं, लेकिन मैं जहां पे पापा जी का बिजनेस सेटअप है और जो चीज जहां पे है, तो वहां के जो हैं ऑनर, उनका जमीन विश्वविद्यालय और रोड में बहुत सारा आ गया, जो भी केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है उधर बन रहा है। अब पता है एक दिन मैं उनसे मिला तो कह रहे हैं हम तो चाहते नहीं बउआ कि कुछ और पड़ जाइए। आप समझ, उनका ये
प्रैक्टिकल यही स्टेटमेंट था, क्योंकि उनको मार 1 मिनट में सर करोड़पति हो गए। जो स्टाफ काम कर रहे हैं, जो वहां पे काम कर रहे हैं सर, 1 मिनट में अकाउंट में क्रेडिटेड 1 करोड़ 2 करोड़ ऐसा लग रहा है, एकदम चल रहा है, क्योंकि उनका जमीन बीच में था, सरकार को जरूरत थी। ऐसा ही होता है अर्बनाइजेशन, सीधा करोड़पति हो गए। वो आज भी काम करते हैं लेकिन करोड़पति हो गए। अब इंटरेस्टिंग क्या है, वो चाहेगा नहीं कि 3-4 करोड़ पड़ जाओ ताकि हम और मिल जाए, क्या दिक्कत है उसको। अब सर वो ना भाव ही नहीं सुनता है किसी का, अब इतना करोड़ रुपया आ गया, अब उसको बोलेगा चला ना, कहाँ जाए वो, अब सर करोड़ आ गया, हर दिन शाम में धूक रहे हो, जाके उधर जाके इधर पिएगा। कभी कभी जिस इंसान के पास जितना पैसा आना चाहिए उससे ज्यादा आ जाता है तो उसको पता भी नहीं रहता इसका खर्च करे कहाँ हम, उसको खुद नहीं पता क्या करेगा। लेकिन चलो, अब सरकार ने 2 चीज बोला इसमें 17th में। पहला मार्केट कॉम्पेंसेशन, मार्केट कॉम्पेंसेशन, इसमें लिख लेना मार्केट प्राइस लिख लेना, ऊपर में पहले मार्केट प्राइस फिर मार्केट, खुद से लिख लो यार, इतना टफ चीज थोड़ी ना है। मार्केट प्राइस लिखिए खुद से, मार्केट प्राइस। और ये मार्केट प्राइस जो है ये 31 मतलब 17वां संशोधन जरूर हुआ था, लेकिन फिर 31A में संशोधन कर दिया गया, उसमें फिर संशोधन किया गया 31A के तहत ही कि मार्केट रेट और मार्केट प्राइस जो मिलेगा वो इतना मिलेगा। हमें जानना जरूरी नहीं है कि कितना मिलेगा नहीं मिलेगा, बस इतना जानना कि 31A के तहत 17वां संशोधन में मार्केट कॉम्पेंसेशन और मार्केट प्राइस के बारे में जिक्र किया गया कि किसी भी इंसान को जमीन का लागत उतना ही मिलेगा जितना एक मार्केट रेट के हिसाब से है, उससे इतना % ज्यादा या कम, वो हमें उस पर जाने की जरूरत नहीं, उसमें बहुत दांव पेच है और आपसे पूछेगा भी नहीं। और दूसरा एक और, इसी में एक और 17वीं संशोधन में दूसरा एक और चेंज किया गया, उस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से लिख लीजिए। पहला लिखिए 40 लॉज एडेड इन 9th शेड्यूल, 40 कानून लगभग ऐड किया गया था। 40 लॉ एडेड इन 9th शेड्यूल, 40 मतलब लगभग 40 बोला जाता है, 40 या 40 से ज्यादा कानून जो है 9th शेड्यूल में बोरी में डाल के और उसमें कर दिया गया, काम खत्म। ठीक है, लिख लिए होंगे। आप लोग को मैंने टेरिटरी पढ़ाया था, इसमें हर कोई टेरिटरी पढ़ा हुआ है, हर कोई टेरिटरी अब ऐड नहीं हुआ। और कभी जमींदार होंगे, इसमें राजस्थान का जिक्र किया गया, और राजस्थान केरला मत लिखना, पंजाब, केरला को अलग से बताऊंगा, राजस्थान एंड पंजाब। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा जमींदार लोग जो हैं एकदम ढीठ किस्म के थे। आज भी देखोगे ना पंजाब में जब किसान आंदोलन चल रहा था सर, एक से एक पंजाबी किसान, मैं आपको देख रहे हैं सर, ऐसा किसान रोटी लाखों लाख मशीनी रोटी का लगवा दिया, ट्रैक्टर लाके सर ड्रामा कर रही, इतना पैसा उन लोगों के पास। इसलिए पंजाब में ज्यादा IAS पॉपुलर नहीं है, वहां उसको भाव भी नहीं मिलता है कोई कलेक्टर नहीं चलते, हर चीज का अलग अलग हिसाब किताब है। हरियाणा में भी जाओगे तो कुछ हद तक, आज वही मैंने बोला बार बार, तो हर जगह, बिहार में ही IAS का टसन है, बार बोला ना, बिहार और यूपी में जब IAS चलता है तो समय रुक जाता है, एकदम ठहर जाता है 2-3 मिनट के लिए, पे पे करते हुए निकलता है। वो अलग बात है कि मोदी जी ने कहा कि अब ना जोड़िए अब तो सर जिस चीज के लिए रेड लाइट के लिए तैयारी कर रहे थे कि लाल बत्ती का, वो लाल बत्ती बेकार हो गया। लेकिन फिर भी IAS तो IAS होता है, लाल बत्ती बुझा रहा है, और कोई अगर लगा के कर रहे हैं तो समझिए, मैं सीधा सा आपको बता रहा हूं, कैमरा बोल रहा हूं, अगर कोई IAS अभी लाल बत्ती लाके घूम रहा है तो उसका एक ही बस सिर्फ कारण है, मैं बता देता हूं डायरेक्टली, वो अभी के सरकार से डायरेक्ट संपर्क साधा हुआ है, बाकी और कोई लॉजिक नहीं है, मैं सीरियसली बता दे रहा हूं आपको। क्योंकि IAS में क्या होता है, आप होते नहीं चाहने से किसी न किसी पार्टी की तरफ झुकाव हो ही जाता है, आपका स्वाभाविक है वो, आप कितना भी कोशिश कर लो। इसीलिए जब जब सरकार बदलती है आप देखिएगा कभी IAS का तबादला हो जाएगा, DGP का तबादला होगा, हर IAS ऑफिसर इधर उधर तबादला होगा, जैसे बिहार में आ गए राठी साहब। तो कहने का लॉजिक जो है ना, हर सरकार अपना एक फेवरेट चुन के रखती है IAS IPS। जब इनकाउंटर करना हो तो इसका ट्रांसफर इधर ले आएगा, मार इधर कर, खत्म कर। जब उसके बाद थोड़ा सा क्राइम बढ़ाना हो तो इसका तबादला कहीं और कर देगा, सॉफ्ट किसी को ले आ देगा, जो बार बार बोलेगा देखिए जी हम रात में गए थे तब तक हमला हो गया था समझ रहे हैं? तो कहने का लॉजिक है राजस्थान और पंजाब को ऐड कर दिया गया। और एक और इसी समय जैसे ही इन्होंने 1964, याद करो 1951 में पहला संशोधन हुआ कि 1952 में पहला, 1951, अरे सुन रहे हो, बोले ऐसा नो, तो 1951 में पहला हुआ, 1951 में हुआ, उसके बाद सरकार आराम से 10-15 साल तक पूरा मटर गश्ती किया। अब आ गया 1964, सरकार सोची क्या है 10-15 साल में जब कोनो केस दोबारा फाइल करवे नहीं किया है तब कायला कोनो करेगा, तो ले और संशोधन डाल दिया, संशोधन पे संशोधन। इसी समय एक नाम था सज्जन सिंह, नाम सज्जन सिंह है लेकिन है यहाँ बड़ा डेंजरस सिंह। तो सज्जन सिंह वर्सेस
स्टेट ऑफ पंजाब, ये पंजाब के खिलाफ होगा। तो पहले लिखो, अभी लिख लो जो बता रहा हूं, लिखो, सॉरी राजस्थान लिख लेना, सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1964। अब सरकार के देखना कैसे अभी होने वाली है। सज्जन सिंह वर्सेस क्या लिखोगे, स्टेट ऑफ मद्रास, राजस्थान। तो राजस्थान के सज्जन सिंह जो है जमींदार हैं और ठीक ठाक है, मतलब थोड़ा नहीं है, ठीक ठाक है, ठीक है। इनका भी ठीक ठाक जमीन हड़पा गया भाई, रातों रात किसी का ले लिया जाएगा तो कैसे, मतलब परेशान हो ही जाएगा बेचारा। सोएगा तो पता सुबह में पूरा बैरिकेड लगा लिखा है यह जमीन गवर्नमेंट से बिलोंग करती है। एक बार हुआ क्या, एक आदमी मतलब पता नहीं वो घर के सामने ना लिख दिया, यह जैसा नहीं होता है कि एक किराए का मकान है। अब एक IAS ऑफिसर का घर है, कहीं और अपना रिया हुआ है, वहां पे भाड़ा पे दिया हुआ, कोई ला के बड़ा सा बोर्ड लाग दिया, ये जमीन बिक्री का है, संपर्क करें। अगर आपके घर के आगे रात में कोई ला के दे आप में, अब हुंडा की एजेंसी के सामने बड़ा सा बोर्ड कोई ला रात छुपके से लगा दे कि यह जमीन बिकने वाला है, अब जितने बड़े बड़े कंपनी हो तो फोन करके करेंगे बिकने वाला, टेक ओवर करो। तो उसी तरीके से जो कभी कभी आपके घर के आगे लग जाए तो बहुत परेशानी होती है। सज्जन सिंह को भी परेशानी हुआ, सुबह उठे बोर्ड किसी और का, गवर्नमेंट ऑफ ने फिर वही दलील दिया जो 1951 में दिया था, और सेम बात बोला कि आपका जमीन काहे मोह माया रखते हो, जमीन जाना मतलब फंडामेंटल राइट्स नहीं ब्रेक होना। सज्जन सिंह क्या बोले, क्या इनका सज्जन पहले दुर्जन टाइप बिहेव किए, फिर बाद में सोचे क्या भाई कुछ नाम का असर तो होना चाहिए, सरकार भी बोली के नाम सज्जनवा की तरह रहिए भाई तो कहने का मीनिंग है, सज्जन सिंह ने जैसी केस किया राजस्थान के साथ, राजस्थान गवर्नमेंट और राजस्थान हाई कोर्ट ने फिर यही दलील दिया कि देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था 1951 में कि जब आपका जमीन पे भी राजस्थान जीत गई, यानी कि यहां पे भी गवर्नमेंट जीत गई। यहां पर लिखिएगा हियर ऑल्सो गवर्नमेंट पॉन, यहां पे गवर्नमेंट ने अपना वही चीज बरकरार रखा। और हवाला किस केस का दिया, 1951 वाला, कि 1951 के अकॉर्डिंग जो चीज था सेम चीज उसी बेसिस पे यहां पे सरकार ने दलील देकर अपने आप को जिता लिया। और सरकार का दलील सिंपल यही था कि जब किसी का जमीन लेना किसी का मौलिक अधिकार को तोड़ता ही नहीं है, तो फिर आपका जमीन ले गया है तो आप परेशान कहे हैं। बुझा रहा है, आखिर पूरा बुझाइए गया, ठीक है आगे बढ़िए। लेकिन सर क्या बोला मैंने, हर डैश का दिन आता है। लिखिए 1967 गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये यहां से शुरू होता है। अब गोरखनाथ नहीं लिखिएगा, गोलकनाथ, GO गोलक, गोलक और नाथ लिख लीजिएगा, गोलकनाथ GOLAK, गोलकनाथ। भर 1967 1967। अब 64 में तो सरकार खुद तेज बन गई, 67 में होने वाला है बवाल। चलिए जी, तो गोलकनाथ के बारे में थोड़ा सा काम लिखिए। इनका 458 एकड़ जमीन का था कितना, 4, ये लिख लीजिएगा, ये डेटा लिख लीजिएगा, ये वाला इसी लिए लिख लीजिएगा क्योंकि यहां से पैटर्न है। 458 एकड़, 458 एकर्स ऑफ लैंड जो है ले लिया गया था गोलकनाथ। नहीं भी होंगे तो इतना तो समझते होंगे ना कि ज्यादा है, तो बस इतना ही समझ लेना ज्यादा है, बाकी हमको कौन फीता लेके नापना है। तो 458 एकड़ जमीन किसका ले लिया गया, गोलकनाथ का। अब सब किसी को सर हार्ट अटैक हुआ, किसी को कुछ हुआ, गोलकनाथ को भी तो कुछ न कुछ होना तय था, लाजमी था, इतना जमीन जा रहा है कहाँ के, पंजाब के। देखो पंजाब के लोग को एक खासियत है, तोड़ फोड़ में बिलीव खूब करता है, समझना, मार काट में वो आगे। देखो हर जगह का कल्चर का डिफरेंस है ना, बिहार में और हरियाणा में फर्क ये है कि हरियाणा में कल्चर है, बोला जाता है कि जैसे मान लो एक लड़का है, वहां का कल्चर ऐसा है, वो बाहर गया उसको पीट दिया, अगर पीट दिया और बाहर आया और अपने पापा को बोला कि ताऊ बहुत पीटा है, तो इसका बाप बोलता है अरे तू जाट का छोड़ा नहीं है, जा और पीट के आ हरामखोर। तो वहां पे कल्चर ऐसा है क्या कि जब तेरे को पीट के आए तो ये फिर क्या करता है, ये भी जाएगा पीट पाट के, फिर उसके बाद शर्ट फटाओ भले हालत खराब है, पुलिस आ जाएगा तो ये क्या बोलेगा, बाप क्या बोलेगा, हमारा छोड़ा है। पहले तक नहीं बोला था हमारा, मेरा बेटा ही नहीं है तो कैसे आ गया पीट के। तो वहां का कल्चर अलग है कि जहां भी कर पिटाया तो पीट गया, वहां का अलग है। बिहार में क्या है,
यहाँ पे आप आओगे और मम्मी को बोलोगे मम्मी मरला खा, पहले मम्मी क्या कूला मारेगी आपको, हम कॉल रही काय करो ले लो तू यहाँ कॉल लगे। अब यहाँ का कल्चर अलग है। अब आपको इतना भारी किया कि आप सर हिम्मत नहीं करेगा उसके बाद लड़ने का। आप सोचेंगे क्या, अगर बाहर पीट दिया है तो बतवा बाहर रख लो, क्योंकि घर जाएंगे तो और पिटाएंगे। तो बच्चा क्या है, आगे बोलता ही नहीं है। तो दोनों का कल्चर डिफरेंस क्या है, बहुत बड़ा है। अब गोलकनाथ ने जैसी केस किया, एक कब की बात है, 1967। इधर देखो 1964 नेहरू जी का डेथ हो चुका है। 1966 जिनको पढ़ाया था लाल बहादुर शास्त्री, 67 एक सरकार आने वाली है, उसका पूरा एक अलग दांव पेच चल रहा है। और कोई और नहीं, इंदिरा गांधी सुश्रीमती आने वाली है, देश की आंधी इंदिरा गांधी। और सर ये गजब तरीके से आने वाली इधर। लेकिन अभी इंदिरा गांधी, मतलब इंदिरा गांधी का भी प्राइम मिनिस्टर बनने का गजब, मतलब उनका रोल है। उनसे पूछेगा बेटा प्राइम मिनिस्टर बनोगे जी जी बन जाएंगे बन जाएंगे। उनका ऐसा था कि मतलब बच्चा है, बल्कि बड़ा था, इसीलिए उनको गया। सारे कांग्रेस के इसलिए मत हो। और उस समय लड़कियों को इतना कहाँ ज्यादा छूट मिलता था, लड़की है जैसा बोलेंगे वैसा करेगी। उनको क्या पता था हमारी बैंड बजाएगी, इतना बैंड बजाएगी। कौन सा लगा किसको बना दिया प्राइम मिनिस्टर, समझ में आ रहा। खुद का पार्टी के लोगों को सर इसने तहस नहस करके रख दिया। और इतना वो दर्शाता है कि लड़की को अगर मौका मिले ना तो ये पीछे हटने वाली नहीं है। वो एक बहुत बड़ा सिंबल है, एक बार मौका पावर दे दिया जाए तो बढ़िया से थकुचा के बराबर कर देगी। तो इसीलिए 1967 में गोलकनाथ का केस लैंडमार्क कब होने वाला है, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। फिर से सेम केस, सेम दलील जो कहां दिया गया था 1951 में। तो गोलकनाथ का वकील कह रहा है देखिए बहुत हुआ ये सब, अब ये सब बंद करिए। बुझा रहा है तो क्यों बंद करिए, तो कह रहा है इधर बताइए, सेम दलील यहां दिया गया। आपने बोला कि संवैधानिक संशोधन जो हमने किया